हेलो एवरीवन, दिस इज सी पायल श्रीमाल और आज हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर डिजिटल ऑडिट का 4th लेक्चर ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। अब हमें ये देखना है कि भाई बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस देख लिए, डिस्कशंस कर लिया कि ऑडिट डिजिटली कैसे होता है, रिमोट ऑडिट भी पढ़ लिया। तो अब आज के टाइम पे कौन से ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हैं जिन्होंने ऑडिट को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक्चुअली तो भी बिजनेस को इंटरेस्टिंग बनाया है, जिसकी वजह से ऑडिट भी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। पहला ऑटोमेटेड टूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और फिर अपना काम करता है, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हो? सबसे ज़्यादा जैसे कि आपका स्मार्ट होम यानी गूगल होम या अमेजोन का एको डॉट, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। जो हम डेली बेसिस पे स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आपके फ्रिज में कोई भी सब्जी कम हो गई है और आपने अगले 5 दिन का मेन्यू डाल के रखा है फ्रिज के अंदर में, क्या मुझे क्या क्या बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा और क्या क्या चीज़ें मिसिंग है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। दिस इज एन आइटम ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट ओवन, बेसिकली यू पुट द थिंग इनसाइड और आप उसका रेसिपी पुट कर दो, कौन से टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए पकाना है, अगर वो खुद देख लेता है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी कार जो जीपीएस वगैरह ट्रैक कर लेती है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। होम सिक्योरिटी यानी जो फ्रंट डोर पे कैमरास वगैरह लग रखे हैं, दैट इज ऑल्सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक है। और मशीन से जो डेटा लेकर कब इक्विपमेंट टूटने वाला है, कब इसे रिपेयर की जरूरत है, वो सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो when you have connected your devices to internet and then they work for you, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ये डेटा कलेक्शन, एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, लोग और प्रोग्रेस, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमेशा बिजनेस के अंदर भी यूज अगर हो रहा है तो किसी ऑब्जेक्टिव से यूज हो रहा है। जैसे ये मशीन वाला एग्जाम्पल तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए ही है। तो ये आपके बिजनेस के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करता है और बिजनेस की मॉडल ही चेंज कर देता है वर्क करने की। जैसे जैसे कोई बिजनेस है ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेगा या ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करेगा, उसका रिस्क प्रोफाइल भी बढ़ जाएगा। सिंपल रीज़न बीइंग वो अलग अलग नए कानूनों के तहत भी उसके भी गैम्बिट में आ जाएगा, इसकी वजह से इसका एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। तो हम कोई भी ऑटोमेटेड टूल पढ़कर ऑडिट में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव सम इम्प्लीकेशन ऑन अवर ऑडिट। तो अब हम इसका देखने वाले हैं ऑडिट इम्प्लीकेशन। देखिए, जब धंधे इतने ज़्यादा इंटरनेट और मशीनरीज पे डिपेंड होने लग गए हैं, तो हम अब मैनुअल कंट्रोल चेक करके कि कोई पूछ रहा है कि नहीं, रिव्यू हो रहा है कि नहीं, चेक हो रहा है कि नहीं, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, सिर्फ मैनुअल कंट्रोल्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि नए सिस्टम आ गए हैं ऑडिट में। इसलिए हमें भी नई टेस्टिंग लानी पड़ेगी। अब इसके लिए अगर मैं मशीन लर्निंग, एआई वगैरह की बात करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली ऑडिटर्स को भी अपस्किल होने की जरूरत है, ट्रेन होने की जरूरत है। एंड व्हाई डू यू थिंक दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ सीए फाइनलिस्ट सिलेबस इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज अब ये ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बिजनेसेस यूज कर रहे हैं। जब वो यूज कर रहे हैं तो हमें चेक करने पड़ेंगे, तो हमारे सिलेबस में भी ये इंट्रोड्यूस हो जाता है। बिकॉज जब भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज को यूज करोगे अपने बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शन का फ्लो चेंज कर देगा और इससे डेफिनेटली नए रिस्क आने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल बिजनेस को लेकर अगर मैं कहूँ तो आजकल कोई पेमेंट टूल है जो आपके मोबाइल फोन से क्रेडिट कार्ड पेमेंट अलाउ कर रहा है, तो ये एक खतरनाक नया रिस्क पैदा करता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आकर मेरे बिजनेस में प्रोडक्ट खरीद रहा है अपने फोन से क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके, तो मुझे तो पेमेंट कोई नया ही सर्विस प्रोवाइडर देने वाला है, तो मुझे ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क हो गया है, रिस्क ऑफ रिसीविंग पेमेंट थ्रू एन अननोन पार्टी। यहाँ पर ऑडिटर ने कंसिडर करना चाहिए कि ये ऐसा पेमेंट रिसीव होने वाला कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके अराउंड कंट्रोल्स क्या लगा रखे हैं। डू वी चेक कौन सा क्रेडिट कार्ड है, किसने पे किया है, कैसे किया है, इज इट ऑथराइज्ड विद अ बैंक और नॉट, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क क्या एसोसिएटेड है? सबसे पहला, आपका डिवाइस हाईजैक हो सकता है। हाईजैक बोले तो कोई ऐसा इंसान इसका एक्सेस ले सकता है जिसके पास इसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, या फिर वो आपका डेटा साइफन कर रहा है, डेटा चोरी कर लेना, यूज कर लेना, देख लेना,
या फिर डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक बोले तो एक ऐसा अटैक होता है जिसमें आप अपनी ही डिवाइस यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो अगर वही आप ही की डिवाइस आप ही को आंसर नहीं कर रही है तो यू कांट यूज, या डेटा ब्रीच हो गया है, किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंच गया है। सी योर मोबाइल फोन्स, योर स्मार्टफोन्स आर गैदरिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एवरी मिनट ऑफ द डे, एंड इफ समबडी एल्स गेट्स दैट डेटा दे कैन मिसयूज इट ऑब्वियसली। अभी करेंटली तो बिकॉज हम एक नॉर्मल या रेगुलर ह्यूमन बीइंग है, तो हम जो भी डेटा देते हैं हमारे फ़ोन को, वो डेटा यूज़ करती है सोशल मीडिया कंपनीज या दूसरी कंपनीज एडवर्टिजमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए एज पर माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो अब तक मेरा जो डेटा ब्रीच हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मुझे, लेकिन कभी कभी जब अपन फ्रॉड की बात करें, मेरा डेटा यूज़ करके मेरा ही पैसा चुरा लिया, तो वो थोड़ा बड़े लेवल का रिस्क हो सकता है। एंड से फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो आपका डेटा चुरा के तो और भी बड़ा रिस्क हो सकता है। इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन, तो आपका डेटा चुरा करके आपकी जो स्ट्रैटेजी है आगे जा करके उसे भी चेक किया जा सकता है। सो देयर इज सो मच रिस्क एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस। देन लास्ट आता है आपका डिवाइस थेफ्ट। अगली जो रिस्क आपकी हो सकती है वो हो सकती है कि आपकी डिवाइस ही कोई चोरी करके ले गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही उठाकर ले गया, आपकी स्मार्ट वॉच ही चोरी हो गई, आपका गूगल होम ही चोरी हो गया। सो ये सारे रिस्क है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ एसोसिएटेड है। एंड ये हमने किया हमारा पहला ऑटोमेटेड टूल, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल्स, उसके की कंपोनेंट्स, क्या क्या कैसे वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ऑडिट में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, एंड देन उसके रिलेटेड जो रिस्क है। अब हम डिस्कस करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीच में बहुत ही ज़्यादा हवा उठी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस एवरीथिंग, इट विल रिप्लेस ह्यूमंस इन ऑल फील्ड। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज अ मशीन दैट नॉट ओनली रिपीट्स द टास्क दैट यू आस्क इट टू डू, इट ऑल्सो थिंक्स ऑन इट्स ओन, इट लर्न्स वाइल इट डज टास्क। मतलब AI एक ऐसी मशीन है जो काम करते करते सोच पाती है, सीख पाती है अपने एक्सपीरियंस से। तो पहले मशीन्स को अपन जो टास्क देते थे वो कर लेता था। अब ये ऐसी मशीन्स है जिनको आप जो टास्क दोगे ये वो तो करेगा ही, ये उस टास्क से एक एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेगा और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ और काम भी करेगा। जैसे आजकल आपके जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं। यूट्यूब पर आप कोई गाना सुनते हो तो वो गाना सपोज पंजाबी गाना है, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चला कि आपको पंजाबी गाने पसंद है तो वो दिलजीत दोसांझ बजा देगी, फिर उसके बाद में वो प्रभ का गाना बजा देगी, फिर वो शुभ का गाना बजा देगी, क्योंकि उसको ऐसा पता चला कि आपको पंजाबी गाने पसंद है। से फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर सॉन्ग का हीरो आपको पसंद आ रहा है तो वो अगला गाना हीरो का रेकमेंड कर देगी। यानी वो आप ही का दिया हुआ डेटा पहले एनालाइज करते हैं, फिर एल्गोरिदम्स यानी जो कोडिंग बनाई हुई है उसके बेसिस पे फैसले लेती है प्रिडिक्टिव मेथड्स यूज करके कि आपको क्या पसंद आएगा। स्विगी, जोमैटो, नायका जैसे जो एप्लीकेशंस हैं उन पे आपने प्रीवियस क्या ऑर्डर्स दिए हुए हैं, आपको कौन से होटल का खाना पसंद है या आपको कौन सी क्यूजीन पसंद है, उसके बेसिस पे वो पुश कर सकते हैं आपकी तरफ कोई एडवर्टाइजमेंट। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यूज होते हैं ताकि किसी इंसान का पैटर्न या बिहेवियर देखकर आप उसको सजेशंस दे सको। ये मशीन लर्निंग होती है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये AI का एग्जाम्पल है। इनको पता होता है कहाँ टर्न लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड लिमिट है, वगैरह वगैरह। देन आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स। ये वो रोबोट्स हैं जिनको पूरी पैकेजिंग की प्रोसेस आपने सिखा दी है, वो एक जगह पे खड़े हैं और उनका टास्क भी फिक्स है, वो पिक करते हैं सामान को, एक जगह ड्रॉप करते हैं। ये आपके मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स हो गए, ह्यूमन को रिप्लेस करने वाले। बट सिर्फ ह्यूमन को रिप्लेस करना तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। जब वो इस प्रोसेस से हर बार कुछ नया सीखते हैं और फैसले खुद लेते हैं तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। जैसे कि आपके वैक्यूम रोबोट्स, रूम्बा एक टेक्नोलॉजी है जो जैसे एक कमरे के अंदर या घर के अंदर में आपको पोछा लगाना है, सफाई करवानी है, तो आप उस पर मैप फीड कर दो। बट नॉट ओनली दैट, सपोज वो मैप के हिसाब से जब चल रही है तो उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और आगे गई तो एक सीढ़ी आ रही है, मैं नीचे गिर के टूट सकती हूँ, तो वो वहीं से अपने आप टर्न ले लेगी। ये उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, जहाँ पे उसने एक फैसला खुद से लिया विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो।
मार्केटिंग चैटबॉट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। एक बार आप उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दोगे, पर आपने उनको सिखाया हुआ है कि कैसे कैसे रिएक्शंस लोगों के आते हैं और आगे आपको क्या जवाब देना चाहिए। सेम वे आपकी सीरी, आपके स्मार्ट असिस्टेंट्स जो होते हैं वो हर बार नया जवाब देते हैं। अब एआई का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आपको बता सकता है एआई लोएस्ट फ्लाइट कब बुक करना है। वो तो आप किसी एप्लीकेशन पे जाकर के भी कर सकते हो, लेकिन एआई क्या करेगा ना, वो पास्ट 10 साल का डेटा लेगा और वो चेक करेगा कि लोएस्ट फ्लाइट कौन से मंथ में, या मंथ के कौन से डेज पर, या कौन से सीजन में, कैसे कब होती है। होटल, कार, वेकेशन के, होम रेंटल, सब कुछ वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट करके देगा। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑडिट पर क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा? जो कोडिंग जिसने बनाई है, जो कोडिंग जिसने लिखी है, वो आपको तो दिखेगी नहीं ना, सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो इट इज इनविजिबल फॉर यू। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए ना, प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप क्या हुई, तीसरी स्टेप क्या हुई, उसको वो लॉजिकल फ्लो देखना चाहिए। क्योंकि बैक एंड वाला फ्लो तो हम नहीं देख सकते ना, हम लोग को कोडिंग नहीं आता है, तो हम लोग फ्लो ऑफ द प्रोसेस देख सकते हैं कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये जो किया है, स्टेप 1 क्या किया, स्टेप 2 क्या किया, स्टेप 3 क्या किया। ठीक है, हमें बस ये देख लेना है कहीं गलती से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनइंटेंडेड बायस नहीं रह गया हो। जैसे कि सपोज मान लेते हैं आई एम यूजिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सॉर्ट सर्टेन, से फॉर एग्जांपल इफ सीवीज, कुछ लोगों ने जॉब अप्लाई किया और मेरे पास में बहुत सारे सीवीज आए हुए हैं। अब एक ह्यूमन बैठ करके वो सीवी देख सकता था, पर मैंने बोला नहीं, एआई देखेगा। मैंने एआई में कुछ कोडिंग डाल दी कि ये वाले फीचर्स हो, ये वाले वर्ड्स हो, तो तू पिक कर लेना। अब हुआ क्या, मेरी कोडिंग में गलती से कोई बायस रह गया, जिस वजह से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों का ही रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पूरे लोगों का रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा। आप है ना लॉ सूट देख रहे हो इस एग्जाम्पल में, ठीक है, कंपनी कभी ऐसा कोई बायस रख नहीं सकती। तो ऑडिटर को बहुत श्योर होना चाहिए कि ऐसा कोई बायस गलती से भी एल्गोरिदम में न ऐड हो गया हो। कितने लोग कहते हैं ना मेरी ही रील को रीच नहीं मिल रही है, मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। गलती से भी कोई ऐसा अनइंटेंडेड बायस नहीं रह जाए सिस्टम के अंदर में, ये बार बार ऑडिटर को देखना पड़ेगा। एल्गोरिदम जिस पर्पस से लिखा गया है, जिस पर्पस से कोड लिखा है, वो इफेक्टिव तो है ना। मतलब मैंने अगर रेज्यूमे सॉर्ट करने के लिए लिखा है एल्गोरिदम, तो उसने अपना काम करना चाहिए, उसका आउटपुट इफेक्टिवली देखते रहो आप भी, अप्रूव होता है कि नहीं। मतलब कोड किसी ने लिख दिया, कोड किसी ने अप्लाई कर दिया, अब वो कोड बराबर रिव्यू और अप्रूव होते रहना चाहिए, समय टू समय कोई ना कोई उसको चेक करते रहना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट हैज साइबर रिस्क्स एसोसिएटेड विद इट, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर रिस्क मस्ट हैव साइबर सिक्योरिटी। हमें एआई के अंदर कोई बग्स है कि नहीं, या एआई वल्नरेबल है कि नहीं, कोई और ये डेटा लेकर किसी और के पास पहुंचा तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी है। पता चला मेरे यहाँ पे जो भी कस्टमर्स फीडबैक दे रहे हैं, या मैंने यहाँ पे एक चैटबॉट बनाया था जो मेरे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहा है, मार्केटिंग चैटबॉट मैंने बनाया था, या फिर मैंने कस्टमर फीडबैक लेने का चैटबॉट बनाया था, अब वही डेटा मेरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हो गई मेरे एआई की। ह्यूमन होता है तो करप्ट होता है, सिस्टम होता है तो वल्नरेबल होता है। ऑडिटर को दोनों ही चीज़ चेक करनी होती है। आपको ये देखना है कैसे जो एआई है ना, वो एंटिटी के फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। मतलब एआई की वजह से कोई रिपोर्ट बनती होगी और वो रिपोर्ट मैनेजमेंट यूज करता होगा, तो फाइनली ऑडिटर को ये देखना है कि भैया ये एंटिटी कितनी एडवांस्ड है। क्या एआई मैनेजमेंट को डेटा देता है और फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, या साला एआई खुद ही अपने डिसीजन खुद ले रहा है? ये ऑडिट इंप्लीकेशंस हो गए आपके इसके। बट चैट जीपीटी से लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स एआई के रिलीज हुए हैं, चाहे वो वीडियो मेकिंग वाले हो, चाहे वो फोटो क्लिकिंग वाले हो, चाहे वो आइटनरी प्रेपरेशन वाले हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का आपका एआई टूल हो जो फोटो एडिट कर पाता हो या वीडियो एडिट कर पाता हो या फेक डीप फेक वीडियोस बना पाता हो, सबने उसके साथ रिस्क एसोसिएट किया है। क्योंकि आप जब एआई यूज़ करते हो तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से उसको हैक कर सकते हैं। टू मेनी एंट्री पॉइंट्स, टू मेनी कनेक्शंस, टू मच पोटेंशियल रिस्क। अगर गलती से गलत कोडिंग हुआ, गलत कॉन्फ़िगरेशन हुआ, किसी ने भी गलत किया,
तो उसका असर बहुत गंदा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल इन लोगों ने मेडिकल हिस्ट्री का लिया कि अगर मेडिकल कंडीशन डायग्नोसिंग करने वाला एआई आपने बनाया है कि कोई भी घर पे बैठा हुआ अपने सिम्टम्स डाल सकता है और फिर उसको मेडिकल कंडीशन उसकी बताई जाएगी, उसको क्या दवाई लेनी है, क्या ट्रीटमेंट करना है। वैसा एक चैटबॉट डॉक्टर बना दिया आपने, ले भैया वो तो हर एक को बता रहा है, बस आप 2 दिन के मेहमान हो, आप तो बस अभी 4 मिनट में सांस तोड़ दोगे। बैडली कॉन्फ़िगर्ड मेडिकल कंडीशन डायग्नोसिंग एआई हुआ तो वो लोगों को हार्म कर सकता है क्योंकि उनकी असल बीमारी पकड़ में नहीं आएगी और गलत दवाइयाँ, गलत मेडिकेशन वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा प्रिवेसी हैज़ ऑलवेज बिन अ रिस्क विथ एआई। आप बिना पूछे लोगों से उनका डेटा ले रहे हो। जितने भी बड़े सोशल मीडिया जायंट्स हैं सब ने अपनी अपनी कंट्रीज़ के जो सुप्रीम जजिंग अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर जवाब दिया ही है। उन पे केसेस चल ही रहे हैं कि मार्केटिंग कंपनीज इनको पे करती है डेटा अनलिमिटेड इकट्ठा करने के लिए और ये किसी भी पर्सन से बिना पूछे, माई फोन इज़ रिकॉर्डिंग माई फेस विदाउट माई कंसेंट, माई टैब इज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग विदाउट माई कंसेंट. So whenever there is a camera, whenever there is an internet, whenever there is a location on, they are gathering my data without my particular consent. तो ये कॉमन रिस्क है इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड. देन आता है आपका अगला टॉपिक. देखिए जो अब आगे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग बट दे आर नोवेयर रिलेटेड टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट. अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की तो ये अपने आप में 1 घंटा ले सकता है, ऐसा टॉपिक है. पर हमें इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर देती हूँ. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ बिटकॉइंस. तो बिटकॉइन यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बट ये ब्लॉकचेन है क्या? डिफिकल्ट शब्दों में तो दे ही रखा है तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करती हूँ. देखिए, अगर हम लोग सब लोग मिलकर एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की कोशिश करें और उसमें हम अपना अपना डेटा रिकॉर्ड करें. से फॉर एग्जाम्पल 10 फ्रेंड्स स्टार्टेड प्लेइंग मोनोपोली टुगेदर. एक रूम में बैठकर 10 दोस्त आपस में मोनोपोली खेल रहे हैं. अब मोनोपोली में कैसा रहेगा कि मेरे पास में कोई जगह का कार्ड है और वो मुझे दूसरे फ्रेंड को बेचना है, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ सेल करना है, ठीक है. तो एक्चुअली उस गेम के लिए हर किसी को पता होना चाहिए किसने किसको कितना क्या कितने में बेचा, क्योंकि कितनी बार हम कार्ड देना भूल जाते हैं, लेना भूल जाते हैं. तो ऐसे में चीटिंग हो सकती है. तो हम सब ने क्या किया, अपने अपने पास एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया फोन पे या फिर टैब लेकर हम बैठे या फिर नोट पैड हम लेकर बैठे और हम लिख रहे हैं कि गेम 1 में राउंड 1 में इसको इतना डाइस आया, इसने इतने कदम चलाए, इसने ये वाला घर इसको इतने में बेचा. एवरीवन इज राइटिंग एवरीथिंग. बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग एवरीथिंग, इसलिए उस वर्ड को कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड. सबके पास अपना अपना डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है. पर अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो फिर तो कोई भी बाहर से भी आएगा, वो झांक के देख सकता है, वो पहचान सकता है आपने क्या लिखा है. तो आपने क्या किया, आप 10 फ्रेंड्स ने मिलकर एक कोडेड लैंग्वेज बनाई जो सिर्फ आप 10 फ्रेंड्स को ही समझ में आती है. इसे कहते हैं इनक्रिप्शन. अब ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्ट तभी हो सकती है जब कोई सम, कोई एडवांस्ड फॉर्मूला या वो लैंग्वेज कोड आपने लगाया हो. तो ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ डिजिटल डायरी. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको मोनोपोली वाला, वो एक ऐसा एग्जांपल था जो फिजिकली हो रहा है फिजिकल नोटबुक में. अब मान लेते हैं ये सेम चीज इंटरनेट पर हो रही है, ये सेम चीज एक डिजिटल डायरी में हो रही है. देयर आर 10 पार्टिसिपेंट्स, एवरीवन इज डूइंग सम ट्रांजैक्शन एवरी टाइम. हर ट्रांजैक्शन जो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है वो बाकी के लोग वैलिडेट करते हैं, बाकी के ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट करते हैं और एक ब्लॉक बन जाता है. हर ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद ही दूसरा ब्लॉक बनता है. मतलब ब्लॉक 1 बना, मैंने एक जो सिटी है दूसरे को बेची. अब ब्लॉक 2 में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लैंड सेल किया, तो वो ब्लॉक 1 के बाद ही ब्लॉक 2 बनेगा. मतलब ये पूरा का पूरा सारे पार्टिसिपेंट्स देख पा रहे हैं उस चीज को होते हुए और सारे ब्लॉक सीक्वेंस में है. अगर गलती से किसी ने ब्लॉक 1 के साथ छेड़छाड़ किया तो पूरी सीक्वेंस या तो डिलीट हो जाएगी या बाकी सबको पता चल जाएगा कि इसने छेड़ने की कोशिश की है. मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी डिलीशन इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्वालीफाई कर देता है. इसीलिए ये डेटा बहुत ही सेफ और सिक्योर होता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन.
तो बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, अगेन इसको भी मैं एक सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, सिंपल वे में. बिटकॉइन इज क्रिएटेड बाय अ मैथमेटिकल जीनियस जिसने ओवरऑल 21 मिलियन बिटकॉइंस क्रिएट करे, एक डिजिटल करेंसी के जैसे. हमारे पास में जैसे पैसे या वो सब हम जो फिजिकल करेंसी गिनते हैं, वैसे ही मेटावर्स की करेंसी यानी डिजिटल करेंसी बन गई आपकी बिटकॉइन. अब क्योंकि ये लिमिटेड है इसलिए इसकी वैल्यू भी है लोगों की नज़र में. जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, जो भी चीज़ लिमिटेड होगी उसकी वैल्यू होगी, वैसे ही बिटकॉइन को भी जो लोग डिजिटली बहुत ही एडवांस्ड है वो लोग वैल्यू देने लगे. अब बिटकॉइन के केस में पार्टिसिपेंट्स का नाम बन जाता है माइनर्स. माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं. कैसे? एडवांस्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके. तो मान लेते हैं कि मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके कई सारे बिटकॉइन अपने पास रख लिए. नाउ अगर मुझे एक बिटकॉइन या 10 बिटकॉइन या 20 बिटकॉइन बेचने हैं किसी और को, या पास ऑन करने हैं या गिफ्ट देने हैं, तो मुझे ब्लॉकचेन पर डालना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन जब मैं डालूंगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल कोड. whoever amongst the miners comes first and solve this code, वो मतलब बेसिकली जिसने भी वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है, जिसके पास भी उसका आंसर है, वो बिटकॉइन उसी का है, ये बात समझ ली जाएगी. क्योंकि मैं मैथ्स का वो सम सॉल्व कर पाई हूँ इसीलिए तो मेरे पास वो बिटकॉइन आया है. तो मैं वो उसका सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगी ऑनलाइन. अब वो सोल्यूशन बाकी के पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट कर देंगे, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो बिटकॉइन मेरा है, और फिर मैं लिख दूंगी कि मुझे ये बिटकॉइन किसको देना है. जब मैं ये डिटेल डाल दूंगी इट विल बी वैलिडेटेड. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब इनक्रिप्टेड होगा, मतलब ओनली द अदर पार्टिसिपेंट्स जो ये पढ़ पाएंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पढ़ पाएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी इसको पढ़ पाएगा नहीं. अब मान लेते हैं कि मैंने 20 बिटकॉइन की क्वांटिटी वहां पे लिखी थी. अब 4 दिन बाद जाकर अगर मैं वो 20 क्वांटिटी को 40 करने की कोशिश करती हूँ, तो ये मॉडिफिकेशन या डिलीशन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्वालीफाई ही हो जाएगा और वो पूरा का पूरा ब्लॉक ही हट जाएगा. इसीलिए कोई भी इस ब्लॉकचेन को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करता है और कोई भी इसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश नहीं करता है. सो इट इज सेफ एंड सिक्योर. अब बात करते हैं कि ICAI के नजरिए से हमें ब्लॉकचेन में क्या ध्यान रखना है. डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो फुल्ली इनक्रिप्टेड है. अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं, हर ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में है, एक ट्रांजैक्शन दूसरा आदमी वैलिडेट करेगा, ये सब ब्लॉक सीक्वेंस में है, एक ने भी चेंज करने की कोशिश की पूरा का पूरा ब्लॉक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ये आंसर आपका ब्लॉकचेन का बनता है. ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी आपका बेस्ट एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल बनता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस, रेंटल वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मैं भाड़े के घर में रह रही हूं और मुझे रेंट डीड बनानी है मेरे लैंड ओनर के साथ में या मेरे जो हाउस ओनर है उसके साथ में, तो जो लैंडलॉर्ड है मैंने उसके साथ मिलकर या तो फिजिकल डीड बना ली, तो वो तो एक ऑप्शन होता है अपने पास में. दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन वाले एप्लीकेशन पर ये डीड बनाई है, मतलब अगेन वो इनक्रिप्टेड होगा, मगर उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट कर लेता है. जब आपके पास फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिखा होता है हर महीने की पहली तारीख को इतना 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 रेंट देना है, पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, हर महीने की पहली तारीख को ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से पेमेंट काटेगा, उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा. और अगर तुमने वो घर छोड़ दिया तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिडीम कर देगा आफ्टर द अदर पर्सन वेरीफाइज कि हाँ पूरा घर ठीक है. तो ये ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया. अब बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन बहुत ही मुश्किल चीज़ है. तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि भैया इतनी खतरनाक चीज़ है, जितनी खतरनाक चीज़ उतना ज़्यादा रिस्क, क्या इसको बराबर गवर्न किया जा रहा है, क्या इन ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी है. आप क्रिप्टोग्राफी को कह रहे हो कि पूरा फुल्ली इनक्रिप्टेड है, पूरा क्रिप्टोग्राफी यूज़ किया हुआ है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में अपने आप में भी तो कितना बड़ा रिस्क होता है. मैं बताऊं, इतना ज़्यादा इनक्रिप्ट कर दिया, इतना ज़्यादा इनक्रिप्ट कर दिया कि आप खुद ही भूल गए कैसे इनक्रिप्ट किया था. आपके साथ नहीं होता, आप कभी इतना ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड लगाते हो, इतना मुश्किल खुद ही भूल गए, खुद ही लॉकआउट हो गए. तो भैया ज़्यादा सिक्योर करने में भी बहुत बड़ा रिस्क है, खुद ही को समझ नहीं आएगा. API गड़बड़ निकला, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस गड़बड़ निकला, या डेटा आपका सेफ है कि नहीं, प्रिवेसी है कि नहीं,
क्योंकि आप ना पुराने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत इंटरैक्ट कर रहे हो, तो डेटा इधर का उधर हो रहा है, ये सब बहुत रिस्क है। किसी ने गलती से भी ब्लॉकचेन ऐप गंदे तरीके से बनाया तो वो भी गड़बड़ हो सकता है। आप क्या डेटा डाल रहे हो ब्लॉकचेन पे, क्या ये दूसरी कंट्री भी जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स कहाँ फैले हुए हमें नहीं पता। तो कितनी लायबिलिटी हो सकती है अगर आपने किसी और देश के लॉज एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है तो। नाउ कॉमन रिस्क, इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो एक बार ट्रांजैक्शन आपने इस पे कर दिया ना, नोबडी कैन डिलीट इट, नोबडी कैन रिवर्स इट, क्योंकि आप उसको डिलीट करने जाओगे या मॉडिफाई करने जाओगे वो ऑटोमेटिकली वहां से उस सबको अवेयर कर देगा। एवरीबडी विल नो दैट द डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और आप वो डेटा बिना रिक्वायर्ड कीज के एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो सिस्टम बहुत सिक्योर है, सिस्टम बहुत सिक्योर है तो भैया आप उसके अराउंड प्रोटोकॉल्स लगाओ। क्या पता तुम खुद ही उससे लॉकड आउट ना रह जाओ। तुम्हारे पास कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि व्हाट इफ मैं खुद ही लॉकआउट रह गया, मेरे को खुद को ये डेटा सॉल्व करना नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है। नाउ जिस नेटवर्क नोड पे आप काम कर रहे हो उस पर बहुत सारे साइबर अटैक और डेटा हैक्स हो सकते हैं। नाउ आई टोल्ड यू, कानून अलग अलग। पहली बात तो ये चीज़ नहीं है तो इस पर अभी तक कानून बन रहे हैं। अब तक तो सोशल मीडिया पे ही प्रॉपर कानून नहीं बने, तो ये तो एकदम ही नया हो गया, लॉज आए नहीं अभी तक। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखते रहना है कि जब जब कोई भी नया लॉ आ रहा है, हमारी प्रोसेस, हमारी जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ भैया कानून का पालन करने के साथ साथ ही हो रहा है। हम पे कहीं कोई बड़ी पेनल्टी या चंपत ना लग जाए। नेक्स्ट आपका आता है नॉन फंजिबल टोकन। ओ हो, ये तो जबरदस्त चीज़ है। अब तक हम रियल लाइफ में ज़मीन खरीदते थे, बिल्डिंग खरीदते थे और राइट्स खरीदते थे, कोई अच्छा डीवीडी खरीदते थे, कोई मूवी का, कोई गाने की सीडी खरीदते थे, कोई इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनल की जर्सी खरीदते थे, कोई उसकी साइन की हुई फुटबॉल खरीदते थे और म्यूज़िक के राइट्स खरीदते थे। ये सब आजकल जब हम यही चीज़ें इंटरनेट पे खरीदते हैं तो इन्हें डिजिटल एसेट कहते हैं। और ये डिजिटल एसेट की ओनरशिप, किसी यूनिक चीज़ की ओनरशिप जिसे बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। इसे नॉन फंजिबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप जैसे आपके पास बिटकॉइन पड़ा है, वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, पर ये आपकी ओनरशिप है। दिस इज समथिंग यूनिक दैट यू ओन। आपकी साइन रहेगी उसके ऊपर, डिजिटल साइन। और ये अमीर लोगों के अमीर शौक है। टू बी वेरी सिंपल, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो एनएफटी को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये एक ओनरशिप, ये एक स्टेटस सिंबल है। कोई फोटो ओन करना, कोई वीडियो ओन करना, जैसे कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप रिकॉर्ड हुई इंटरनेट पे एंड यू वांट टू बिकम द ओनर ऑफ दैट क्लिप क्योंकि उसमें आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर खेल रहा है, या कोई फोटो है जो आपको ओन करनी है। जैसे आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द 5000 रेगुलर डेज, आई बिलीव ऐसा कुछ नाम था एक डिजिटल आर्ट का। आर्ट वर्क भी बिकता है ना। इट वॉज सोल्ड फॉर अराउंड 60-70 मिलियन। वो क्या आर्टवर्क था, किसी आर्टिस्ट ने 5000 डेली पिक्चर्स का एक कोलाज बनाया था और वो आर्टवर्क 70 मिलियन डॉलर्स के लिए सोल्ड हुआ था। 60 to 70 मिलियन डॉलर्स के बीच में वो सोल्ड हुआ था एंड उस टाइम पे वो हाईएस्ट सेलिंग एनएफटी था। किसी ने खरीदा उसको, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ही खरीदा कि भैया ये आर्ट बहुत सुंदर है, मुझे इसकी कदर है, तो ये इंटरनेट पे मेरा हो गया। अब ऐसी चीज़ों में आपका नाम होता है और आप खुश हो जाते हो। एक रियल एस्टेट जो यहाँ नहीं है, इट्स नॉट अ फिजिकल पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ, बट मेटावर्स की कोई ज़मीन मैंने खरीद ली। गाना, गेम, कोई गेम के का कोई पार्ट, कोई कैरेक्टर, कुछ ऐसा आप परचेज कर रहे हो, वो नॉन फंजिबल टोकन हो गया। स्पोर्ट कलेक्टिबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्रिकेट का कोई सीन है, आपको बहुत पसंद आया कि तो ये पर्टिकुलर सीन का आप ओनर बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलता है कि बधाई हो, ये आपका है। 5000 डेज, उसका नाम क्या था, जस्ट अ सेकेंड, 5000 डेज, एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज। बीपल करके प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, माइक विंकलमैन, जिसने ये बेचा था और ये बिका है 69.3 मिलियन डॉलर्स 2021 में। मोस्ट एक्सपेंसिव नॉन फंजिबल टोकन।
और वो फोटो कैसी है, अगर वो फोटो आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस फोटो के अंदर में बस ऐसी 5000 तस्वीरों का एक कॉम्बिनेशन है और इसको किसी ने इतनी रेट के लिए खरीदा है। ये नॉन फंजिबल टोकन का एक एग्जाम्पल है। इसका एक टाइम पे एक ही ऑफिशियल मालिक हो सकता है। नो वन कैन चेंज और रिकॉर्ड ओनरशिप, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप इसको। तो अब ये NFT ऐसा होता है कि कोई भी इसमें अपना ओनरशिप चेंज नहीं कर सकता है और कोई भी नया पर्सन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है इस ओनरशिप को। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे नया NFT इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये इसीलिए बहुत सिक्योर होता है। की फीचर्स क्या है NFT के? सबसे पहले कि एक डिजिटल एसेट है, इंटरनेट कलेक्टिबल्स है, ये आप इसकी पेमेंट भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में करते हो, तो ये कोई रियल एसेट नहीं है, इसको कोई आप रियल वर्ल्ड में रियल करेंसी के साथ नहीं खरीद सकते। इट्स वेरी यूनिक, ना तो इसे फोर्ज किया जा सकता है ना मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक्सचेंज इसका होता है तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन के थ्रू ही आप उसे खरीद सकते हो। चैलेंजेस क्या है इसके? अब देखिए नई चीज़ है, अभी तक इसका कोई मार्केट बहुत वाइड नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क है, ऑनलाइन है तो मतलब हमेशा सिक्योरिटी का रिस्क होगा ही। ओनरशिप किसकी है, कॉपीराइट किसका है, उसके कंसर्न को लेकर, और कोई बेच रहा है NFT, आपको ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ में। जब फिजिकल चीज़ें बेचने में लोग फ्रॉड कर लेते हैं तो ये तो ऑनलाइन चीज़ है, इसे बेचने में तो आराम से फ्रॉड हो ही सकता है। तो अब ऑडिट के लिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है वेरीफाई करने के लिए। सो ऑडिट कंसिडरेशन, सबसे पहले चीज कि आपको अगर सेफ्टी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, डेटा प्रिवेसी है कि नहीं, और कोई साइबर थ्रेट है कि नहीं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोड रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ेगा अंदर क्या लिख रखा है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कोड रिव्यू को कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, ताकि वो जो NFT है वो सेफ है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, आपका डेटा प्राइवेट रहेगा कि नहीं, और कोई साइबर थ्रेट किसी ने चोरी कर ली, कुछ कर लिया, वो सब देखने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। एंड देन कम्स योर लास्ट ऑटोमेटेड टूल, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर जितने भी यूजर्स द्वारा करे जाने वाले रिपीट प्रोसेस थे, आजकल सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है, राइट फ्रॉम बैंक्स टू ऑर्डर प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशंस टू कस्टमर सर्विस, all things which are repeat in nature are getting automated. अपन बैंक से कोई सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते थे, वो भी आजकल उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे चालू कर दिया है कि आप बस ये वर्ड लिखो और हम आपको भेज देंगे। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ह्यूमन एक्शन को इमिटेट करने के लिए, और सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करके। इससे होगा क्या, इंसान जब वो चीज़ करता वो थकता भी, ज़्यादा पैसे भी लेता, और कभी उतनी एफिशिएंसी से शायद काम भी नहीं कर पाता। जब सिस्टम वो करेगा 100% एफिशिएंसी से करेगा, 24/7 काम कर सकता है वो, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कंट्रोल इफेक्टिव रहेगा। ये सब चीज़ों की वजह से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आया है। जैसे कि RPA के बॉट्स हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम के साथ सेम वे में जैसे लोग करते हैं। आपको कॉल आता है या फिर आप कस्टमर सर्विस पे कंप्लेंट डालते हो, तो आपके साथ जो इंसान चैट कर रहा है वो इंसान नहीं है, वो बॉट है। ये राउंड द क्लॉक नॉन स्टॉप वर्क कर सकते हैं, फास्ट होते हैं और 100% प्रिसिशन से काम करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, उससे आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के रिलेटेड कोई MCQ आता है तो आप उसको सॉर्ट कर पाओगे। ऑडिट में क्या आपको ज़रूरी है इसके रिलेटेड समझना? सबसे पहले तो ऑडिटर को अब कोई चीज़ इंसान नहीं कर रहा है, मशीन कर रही है, तो RPA का प्रोसेस समझना है, कैसे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, एग्रीगेट करता है, फिर उसमें से गलत चीज़ें डिलीट करता है, सैनिटाइज करके क्लीन करके काम का डेटा सेव करता है। ऑडिट शुरू करने के लिए ऑडिटर को सबसे पहले RPA समझने की ज़रूरत है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो आपको सोर्स कोड पढ़ना पड़ जाएगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर करने के लिए टूल्स देखने पड़ जाएंगे कि कौन से टूल इस्तेमाल हुए हैं RPA में। आपको लॉग, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स, प्रिविलेज्ड एक्सेस कंट्रोल, ये सब चीज़ें देखने में RPA की बहुत हेल्प मिल जाएगी। RPA के अंदर में ये सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। नाउ क्या क्या कॉमन रिस्क है इसके रिलेटेड? आई बिलीव द रिस्क टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब इंसानों की जगह रोबोट्स कर रहे हैं ये चीज़ें, या मशीन्स कर रही है ये चीज़ें, तो बहुत ऑपरेशनल रिस्क है। क्या पता उनका प्रॉपर ऑपरेटिंग मॉडल ही नहीं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और वो गलत करने लग जाएं, तो आपने गलत टूल खरीद लिया गलत चीज़ के लिए, या गलत अजम्पशन उसमें फीड कर दिया, शॉर्टकट लेने लगा वो, या सिक्योरिटी ख़त्म कर दी। ये कब
आप इसे ठीक कर सकते हो अगर आप सही इंसान को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उसे यूज करवाओ और सबको सबके रोल्स प्रॉपरली अगर डिफाइंड होंगे तो आरपीए की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देन अगला आता है मैनेजमेंट रिस्क। मान लीजिए आप कभी भी कोई चीज नया लेकर आते हो, चेंज मैनेजमेंट, चेंज हमेशा मैनेज करके फिर ही इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर आपने किसी को भी बताया नहीं कि नया एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीन है, और किसी को नहीं बताया कैसे यूज करना है, तो गड़बड़ हो सकती है। आपको प्रॉपर लाइफ साइकिल, यानी जो पार्ट में अपन इम्प्लीमेंटेशन डेट लाते हैं, फिर उसके पहले अपन यूज़र की टेस्टिंग करवाते हैं, यूज़र को ट्रेनिंग देते हैं और यूज़र एक्सेप्टेंस करवाते हैं, ये पूरे जो भी फेजेस होते हैं ना चेंज मैनेजमेंट के, वो पूरे होने चाहिए। अगर आपने बिना पूरी टेस्टिंग किए, सारे सिनेरियोज टेस्ट नहीं किए और रोल आउट कर दिया, तो आपके रोबोट में गलत रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत गंदा नुकसान हो सकता है। आरपीए की स्ट्रैटेजी रिस्क क्या है? गलत एक्सपेक्टेशन लगा ली आपने रोबोट से, या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स गलत फीड कर दिए, या अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल्स डाल दिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही अनसर्टिनिटी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। तो मैनेजमेंट को हमेशा प्रॉपर सारी ये सब चीज़ें डिस्कस करके और फिर ही आरपीए बनाना चाहिए। इसके साथ हमारे फिनिश होते हैं ऑटोमेटेड टूल्स, सारे के सारे जो हमने आज कवर करने थे। ठीक है, इसके साथ अब हमारा एक और लेक्चर बचा है इस चैप्टर में, जिसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल कंसिडरेशंस डिजिटल ऑडिट करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जेन ऑडिट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आने वाले टाइम में ऑडिट कैसा दिखने वाला है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआर वीआर, ये सारी चीज़ें, और मेटावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये हम देख के चैप्टर को हमारे फिनिश करेंगे। एंड वील सॉल्व द क्वेश्चन बैंक एंड केस सिनेरियो एमसीक्यूज जो आपकी बुक के अंदर में दे रखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी।